हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एम्प्लॉय रिटेंशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि एम्प्लॉय रिटेंशन के क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एम्प्लॉय रिटेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर की रीजंस या कॉजेज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ एम्प्लॉय रिटेंशन? एम्प्लॉय रिटेंशन के लिटरल मीनिंग है कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करना, इसे कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ को छोड़ के जाने से रोकना, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर को प्रिवेंट करना, इसे कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेना, इसे कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय टर्नओवर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करना, छोड़ के ना जाना, और एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेना। अब एम्प्लॉय रिटेंशन के कॉन्सेप्ट को फर्दर डिटेल से स्टडी करने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ के जाते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर की क्या रीजंस होती हैं। उसकी पहली रीज़न होती है पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉय को अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, छुट्टियां बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम देता है अपनी जॉब को, तो इससे उसकी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने की वजह से पुअर वर्क लाइफ बैलेंस आता है, जिसकी वजह से भी एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीज़न का मतलब है कि एम्प्लॉय की फैमिली एक सिटी को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है तो इस वजह से भी एम्प्लॉय को अपनी जॉब छोड़ना पड़ जाती है। इनकम्पैटिबिलिटी विद जॉब। इनकम्पैटिबिलिटी विद जॉब का मतलब यह है कि एम्प्लॉय के पास जो एजुकेशन है, जो उसके पास स्किल है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको वो काम नहीं दिया गया, उससे कोई और काम लिया जा रहा है, तो इसी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी एम्प्लॉय जॉब को छोड़ के चले जाते हैं। और जो उसके पास स्किल होती है, जो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी एजुकेशन या नॉलेज होता है, उसी तरह की वो जॉब को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ ग्रोथ। लैक ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जिस जॉब पोजीशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो बड़े लंबे अरसे तक वो उसी जॉब पोजीशन पे रहते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होती, कंपनी के अंदर उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो ये पुअर सर्विस स्ट्रक्चर की वजह से भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपनी डेवलपमेंट चाहता है, वो अपनी ग्रोथ चाहता है, बिकॉज वो ओवर द टाइम ये एक्सपेक्ट करता है कंपनी से कि उसको प्रमोशन मिले, उसका डेजिग्नेशन चेंज हो या उसका रैंक चेंज हो। पुअर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये एम्प्लॉय टर्नओवर की एक बड़ी वजह होती है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान या मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत पुअर है। मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कोई रिकग्निशन नहीं है, एम्प्लॉयज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एम्प्लॉयज़ की फीडबैक को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, एम्प्लॉयज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी एक बड़ी रीज़न होती है एम्प्लॉय टर्नओवर की। इसका मतलब ये है कुछ लोगों को चैलेंजिंग जॉब पसंद होती है, तो जैसे ही उनको कोई ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब मिलती है ना, तो वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी पे चले जाते हैं। या कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो एक ही जगह पे लंबे अरसे तक जॉब नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजंस होती हैं एम्प्लॉय टर्नओवर की। एम्प्लॉय रिटेंशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना ये एक बड़ा टफ टास्क होता है, बिकॉज आपको स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ ढूंढने पड़ते हैं। जब आप उनकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर आप उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उनको जॉब पर अपॉइंट कर देते हैं।
तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है, इसके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट आती है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ आपकी जॉब छोड़ के चले जाएं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो एम्प्लॉय रिटेंशन के हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। जब एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बहुत सारी जॉब पोजीशंस वेकेंट हो जाती हैं। उन जॉब पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको नई सी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना पड़ती है। जब आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं, फिर उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो इस प्रोसेस के ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी कॉस्ट आती है। टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, अगर एक कंपनी के स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी सफ़र होती है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ रिटेन करें, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। मिनिमम वेस्टेज, जब एक कंपनी के पास स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होंगे ना, तो उनका जो काम होगा ना, वो क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, तो इससे वेस्टेज कम से कम होंगे। जब आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, आपकी वेस्टेज कम से कम है, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे तो इससे आपके जो काम की क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो सफ़र होगा। आपकी वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कस्टमर की कंप्लेंट्स ज़्यादा होंगी। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है कि एक कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हों। इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब एक कंपनी की ट्रेनिंग कॉस्ट और रिक्रूटमेंट कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाती है, वेस्टेज कम से कम हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क आता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, तो इससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, उसको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन के। अब हम एम्प्लॉय रिटेंशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को स्टडी करते हैं। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करने के लिए ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे इंसेंटिव्स देगी, अच्छे रिवॉर्ड्स देगी, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वेजेस कम होंगे, अगर रिवॉर्ड्स कम होंगे, अगर इंसेंटिव्स कम होंगे, तो जैसे ही एम्प्लॉयज़ को कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। बेटर सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिले, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस रैंक पे उसने ज्वाइन किया है उसी रैंक पे वो रिटायर हो। तो इस केस में हमेशा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर होगा तो एम्प्लॉयज़ जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे। रीड्रेसल ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंस, कि अगर एम्प्लॉयज़ की कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ की शिकायत, उनके ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं किया जाता, तो इससे मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अगर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होगी ना ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो इससे वर्कर्स के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होती है। उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी रिकग्निशन है, इस वजह से भी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा डिसीजन करने जा रही है, तो मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन के साथ उसको डिस्कस करती है, वर्कर्स के साथ उसको डिस्कस करती है, फिर ही उस डिसीजन को लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी तो एम्प्लॉयज़ कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वर्किंग कंडीशंस पुअर होंगी तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान रिलेशनशिप को इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों के दरमियान कोऑपरेशन है, दोनों के गोल सेम हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हैं, दोनों के इंटरेस्ट सेम है। मैनेजमेंट वर्कर्स की फीडबैक को कंसिडर करती है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करती है। इसी से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोऑपरेशन डेवलप होता है।
तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिनको इंप्लीमेंट करके एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को मिनिमाइज किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।